जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि हम रोज सीजीपीएससी प्रीलिम्स साथ ही साथ हम व्यापम एसएससी रेलवे बैंकिंग इन सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर रोज पढ़ते हैं और हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम जानेंगे कि आखिरकार कल के मैच में जो कि ओवल में हो रहा था इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, उसमें किस प्रकार से जो है आपका इंडिया ने मैच जीता, किस बॉलर ने शानदार गेंदबाजी करी, किन बॉलरों ने शानदार गेंदबाजी करी। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी नियुक्ति जो है हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार में और जो है बाकी देश के अलग अलग निकायों में कौन कौन सी नियुक्ति हुई है उस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को फट से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्रिय साथियों, और अगर पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। 5 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उससे पहले एक पॉजिटिविटी अपने मनस पटल पर संजो लेते हैं। लेखक कहता है, अगर आपको पता है कि ये कार्य क्यों कर रहे हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस कार्य को पूरा करने से नहीं रोक सकती। और मैं हमेशा आप सभी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता हूं कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करना चाहते हैं, जीवन भी, हमारे आसपास की एनर्जी भी हमें उसी ओर लेकर जाती है। जैसे वर्तमान में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो ये बहुत बड़ा जो है क्या है, मिसकंसेप्शन है मेरे प्रिय साथियों। आपको ये सोचना ही है कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, मतलब निकालना है। अगर इस दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ेंगे तो मेरे प्रिय साथियों आपको कोई भी नहीं हरा सकता। अर्थात हमें अगर पता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं तो हम उस कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे, दृढ़ संकल्पित रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे और उसके प्रति समर्पित होकर वो कार्य करेंगे जो कार्य को संपन्न करने के लिए हमें आवश्यकता है। बात बहुत गहरी कही है मैंने, लेकिन आप जो है आप इस पे अमल जरूर करिएगा और रोज प्लानिंग करेंगे अपने पढ़ाई की। ठीक है, रोज बोलता हूं मैं। चलो, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर किस दर पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो 25% की, मतलब कल छोड़े परसों जो है ये लागू हो जाएगा, जिससे कि बहुत सारे तर्क लगाए जा रहे हैं ज़मीनी स्तर पर भी और अर्थशास्त्रियों के द्वारा भी कि किस प्रकार से महंगाई पे जो है वो जोर पड़ सकता है। ठीक है, खैर हमारा वो विषय नहीं है, जब हम अर्थशास्त्र की क्लास पढ़ेंगे तो उस पर हम ये देखेंगे। लेकिन लास्ट टाइम मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर मैंने बता दिया। अब कमेंट में हम चेक करते हैं कि कौन कौन बच्चा कमेंट दिया है। साक्षी ने आंसर दिया है बी, मतलब कि 20% नहीं बेटा, आंसर होगा सी 25%। ठीक है, वैसे ही रोशनी देवांगन ने आंसर दिया है सी 25% और आंसर बी जो है काली बंगान नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया होगा, जो हम भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछते हैं रोज। अभी हमारा भारतीय इतिहास चल रहा है, फिर वैसे ही हम भारतीय भूगोल पढ़ लेंगे, फिर भारतीय भूगोल के बाद जो है ऐसे जीएस के पोर्शन चलते रहते हैं जो कि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हाल फिलहाल में कोई एग्जाम में ऐसा पूछा गया होगा तो मैं उसकी कटिंग जरूर लगाऊंगा। ठीक है, वैसे आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहता है ना। चलो, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता कृषि प्रणाली जानती थी, फार्मिंग उनको आता था, बहुत ही ज्यादा सिविलाइज्ड सभ्यता थी और केंद्रीकृत सभ्यता के रूप में भी इस सभ्यता को जाना जाता है। जैसे कि हम अगर देखें एक भारत का नक्शा बनाकर इस प्रकार से, जो कि वर्तमान हमारे भारत का नक्शा है ना। पहले तो काफ़ी बड़ा हुआ करता था, हमारे पास बांग्लादेश भी था, हमारे पास पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान के भी क्षेत्र हमारे अंतर्गत, हिंद के अंतर्गत आते थे। खैर, तो यहाँ पर आपको हड़प्पा मिलेगा, मोहनजोदाड़ो मिलेगा, है ना। वैसे ही लोथल है, धौलावीरा है, काली बंगान राजस्थान में है ना। आलमगीरपुर जो है वो आपका कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, है ना। दयामाबाद आपको मिलेगा ऊपर में, है ना। तो इस प्रकार से त्रिभुजाकार
भाग में सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, निवास करती थी, जो कि चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। मतलब कि ये साक्ष्य मिले हैं कि जो लोथल गुजरात का जो पोर्ट इलाका है वो कहीं ना कहीं व्यापारिक गतिविधियां मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ करता था और स्थलीय सीमा के साथ व्यापार चीन की सभ्यता के साथ हुआ करता था। अब यहां बताने का कारण यह है मेरे प्रिय साथियों, ये बताने का कारण यह है कि जो कालीबंगान है राजस्थान में है, राजस्थान में घग्गर नदी, कालीबंगान राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे में स्थित है और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य और जो महिलाओं के आभूषण होते हैं, यज्ञ के साक्ष्य, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली हुई हैं। तो इसी के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये बताने के लिए बोल रहा था, इसलिए मैं जो है इसको डील कर रहा था कि ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो कि केंद्रीकृत शासन इसमें शासन करती थी, है ना, जो कि आपका हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्थल हैं जो कि दुर्ग के रूप में विद्यमान है। दुर्ग से तात्पर्य एक निचला आपका हिस्सा मैदानी भाग और एक उच्च सदन था जहाँ पर लोग जो है निवास करते थे, जिसे दुर्ग के नाम से जाना जाता था। तो हम ये समझ गए, ये पढ़ लिए, ये जान लिए। अब देख लीजिए, खंबात की खाड़ी के निकट लोथल स्थित है, जो कि गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। गोदीबाड़ा मतलब कि गोदाम लाइक गोदाम जैसे आप देखे होंगे जहां पर कोई सामान रख दिया जाता है, तो गोदाम के साक्ष्य मिलते हैं। वैसे ही राजस्थान के हनुमानगढ़ में, जो कि आपका घग्गर नदी के किनारे है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है और धौलावीरा ऐसी जगह थी जहां पर की जो निकासी व्यवस्था थी, जहां का जो ड्रेनेज था वो काफ़ी उच्च स्तर का था। वहाँ पर वो एक प्रकार से जैसे अभी कहें भारत में जैसे नया रायपुर, अटल नगर एक प्लांट सिटी है, ठीक है, वैसे ही इंदौर जो है मध्य प्रदेश में वो एक प्लांट सिटी है। जैसे कि आप देखेंगे तो भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है वो एक प्लांट सिटी है। तो वैसे ही प्रॉपर इस धौलावीरा को बनाया गया था, प्लान वे पे प्लान किया गया था इसका, तो उसके साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि कालीबंगान से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, किसके, तो जुते हुए खेत के। क्लियर है, चले आगे। अब हम आ जाते हैं करंट अफेयर की ओर। हाल ही में किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है? तो मैंने आप सभी को बताया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की नियुक्ति की गई है, जो कि वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। मतलब कि अगर भारत में राज्य का कोई मुख्य सचिव है तो सॉरी, वो जो है आपका किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये है, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है शशि प्रकाश गोयल। क्या नाम है? शशि प्रकाश गोयल। अब मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने बताया, शशि प्रकाश गोयल जी के बारे में अगर हम बात करें तो इससे पहले ये मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव रह चुके हैं। नगरीय उड्डयन, आवास, प्रोटोकॉल विभागों की अहम भूमिका इन्होंने निभाई है और उत्तर प्रदेश के अपर सचिव भी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में मुख्य सचिव है, कहाँ के? तो उत्तर प्रदेश के। अब ये मुख्य सचिव जो होता है वो प्रशासन का, पूरे राज्य के प्रशासन का सबसे आला अधिकारी होता है, सबसे उच्च अधिकारी होता है। मतलब कि प्रशासनिक कार्य जितने भी हो सकते हैं उसका जो है ये क्या करता है? संचालन करता है। मनोज कुमार सिंह जी का ये स्थान लेंगे। ठीक है, शशि प्रकाश गोयल जी की प्राथमिकताएं हैं, भ्रष्टाचार पर सख्ती करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे, बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे, सभी परियोजनाओं को समय से गुणवत्तापूर्वक तरीके से पूरा करने का इन्होंने क्या किया है? तो प्रभार संभाला है। अब वापस आ जाते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मेंस में मुख्य सचिव के बारे में शब्दों, मान के चलिए 75 शब्दों का, 100 शब्दों का आपको आंसर लिखने के लिए कहा गया, या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं डिटेल वे पे, तो मैं बता देता हूं कि मुख्य सचिव किसी भी राज्य का सबसे ऊंचा सिविल सेवक होता है। ठीक है, वह राज्य के मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार भी होता है, प्रशासन से जुड़े सभी मामलों में मदद करता है। कौन? तो मुख्य सचिव। मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है और साथ ही साथ मुख्य सचिव के रूप में इसे नियुक्त करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है नियुक्ति से संबंधित केंद्र सरकार से राय ले सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल सहयोग का मंत्रिमंडल से भी परामर्श कर सकता है, लेकिन उनका अपना अधिकार होगा, मुख्यमंत्री अपने से भी नियुक्त कर सकता है।
ठीक है। राज्य सचिवालय, राज्य सिविल सेवा बोर्ड, भारतीय राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग, भारत सरकार के कार्य नियम, इन सभी चीज़ों के जितने भी सरकारी काम हैं उसमें पूरा का पूरा कंट्रोल जो होगा वो मुख्य सचिव का होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, चले तो आप मुख्य सचिव के बारे में जान गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। आजा भाई। हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि वैश्विक स्तर पे सबसे पहला देश जो सबसे ज्यादा मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन या मत्स्य पालन करता है वो है चाइना। लेकिन चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन कौन करता है? तो वो है भारत, याद रखिएगा। और ये पूरा हो पाया है भारत सरकार के द्वारा सपोर्ट करने पर। सभी कृषक वर्गों को जो कि मत्स्य पालन का कार्य करते हैं उनको सपोर्ट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया है, लोन प्रोवाइड कराया गया है, निचले स्तर पर कार्य किया गया है। इसलिए आज जो है भारत जो है वो दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा मछली उत्पादक है पूरे वैश्विक स्तर पर। 103% जो है 2024-25 में भारत मछली उत्पादन में जो है आगे हो चुका है। 2013-14 के अनुसार 2013-14 में जितना मछली उत्पादन होता था तो आज 2024-25 में जो मछली उत्पादन हो रहा है वो 103% बढ़ गया है, मतलब कि डबल से भी ज्यादा हो गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये किसने बताया? तो ये आपका कहाँ गए भाई? यहीं कहीं पर लिखाया है भाई, मैंने डाला है उसको। भारत में एक बार फिर से जानकारी केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह, इनका नाम याद रखिएगा ना, राजीव रंजन सिंह को कोलकाता में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर में इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन राज्य किए थे इस बैठक में, जिसमें मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री राजीव रंजन जी कोलकाता में इसके बारे में हमको अवेयर करे। उसमें बैठक में पार्टिसिपेट किए थे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये चार राज्य जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। मैंने बताया कि भारत सरकार के द्वारा जो सपोर्ट किया गया है सभी मछुआरों को जो मछली पालन करते हैं, वो क्या क्या योजनाएं हैं जिसके बारे में हमें जानना है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मतलब PMMSY उत्पादन बढ़ाने और टिकाऊ विकास के लिए, रोजगार के लिए ये संपदा योजना के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। वैसे ही KCC किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें भी लोन प्रोवाइड कराया जाता है कम ऋण में। ठीक है, इसी प्रकार से स्थानीय लोगों को जमीनी स्तर पर अवेयर कराया गया। मत्स्य उत्पादन को अगर हम अच्छी तरीके से बढ़ावा देंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम अपनी इकोनॉमी को मत्स्य उत्पादन से थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो मत्स्य पालन एवं पशुपालन डेयरी मंत्रालय की बात करें, कहाँ गए भाई एतिया बाबू, कैसे कर रहा है तू? ठीक है, ये कभी कभी नाराज हो जाते हैं मेरे से। नई दिल्ली भारत में मुख्यालय है, 2019 में इसकी स्थापना हुई है। तो जो सोचो महज कुछ सालों में हम बूम कर गए इसमें। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने देश की समृद्ध हथकरघा बुनाई परंपरा को बढ़ावा देने हेतु कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? एकदम सरल सा, सहज सा, 1 तारीख से लेकर 7 अगस्त तक के ये चलेगा। अपनी बुनाई को जाने अभियान 2025। हथकरघा गांधी जी के जमाने में चलता था। ठीक है, गांधी जी जो है जब पिंगली वेंकैया जी हमारे झंडे को डिजाइन किए तो 3 रंग का उन्होंने कंसेप्ट दिया। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी जी के हथकरघा चलाने की परंपरा को देखकर उस झंडे के बीच में पहले हथकरघा ले आया गया, लेकिन 1947 को हमने जो है उसके बीच में अशोक चक्र लगाकर 24 तीलियों वाला अपने झंडे को हमने अपनाया था। मैंने आपको इसके बारे में स्टैटिक पोर्शन पढ़ा चुका है। तो वैसे ही हमारी प्राचीन विविधता, प्राचीन परंपरा, प्राचीन संस्कृति को उजागर करने के लिए 1 अगस्त से 7 अगस्त तक अपनी बुनाई योजना चालू की जा रही है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। 2015 से पहली बार मनाया गया था और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करने के समय जो है हम इसको क्या किए थे, अपनाए थे। इस परंपरा को हम अपनाए थे और वो परंपरा आज तक चलते हुए जा रही थी। यही 1905 है जिस समय बहुत ज्यादा एक्टिव एक वायसराय था। क्या नाम था मालूम उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। बहुत बेकार आदमी,
पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को बोलता है कि हमको भाषा में परेशानी हो रहा है, हम इसको अलग कर देता है। लेकिन हमारे गुरुदेव, क्या नाम है उनका, बताओ जल्दी से, याद आया? गुरुदेव किसको बोलते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने अमार सोनार बांग्ला का जो है गाना चालू किया, समझ रहे हो? उन्हीं की कविता जो है आज बांग्लादेश की क्या है, राष्ट्रगान है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है उसको जो है अलग करने का प्रयास किया, बोल रहा भाषा के आधार पर चेंज किया था। लेकिन ये तो सांप्रदायिक विभाजन था। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र जो है वो पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में रहता था और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में रहते थे नॉन मुस्लिम्स जितने भी लोग हैं, उसको बांटना चाहता था। डिवाइड एंड रूल का नियम ये अंग्रेज लोग लेके आए हैं, अभी वर्तमान मत फॉलो करो इसको, ये सब चीज वायरस है, इसको निकालो दिमाग से, ठीक है? चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम युवा हैं, हमें जो है इसको ठीक कर सकते हैं, हम सब एक है। और क्या प्रदर्शन किया कल हमारे भारतीय खिलाड़ी ने, एक तरफ मोहम्मद भी था और एक तरफ कृष्णा भी था, प्रसिद्ध कृष्णा, क्या शानदार बोल्ड मारा। फिर उसके बाद जो है मोहम्मद सिराज ने विकेट लेना चालू किया। तो ये हमारी सभ्यता है, लेकिन क्या बताएं, बहुत सारी चीजों में सुनते और पढ़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं लोगों का काम है कहना। चलो हम अपना काम करते हैं। भारत यूएन वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के तहत पहले चरण में 4 विकास परियोजनाएं लॉन्च की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, बेसिकली जो दक्षिणी एशियाई देश हैं, साथ ही साथ अफ्रीकी देश हैं, या दक्षिणी देश जितने हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हैं। उन पिछड़े देशों को अपडेट करने का लक्ष्य ये भारत यूएन वैश्विक क्षमता निर्माण पहल स्टार्ट किया गया है, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति करने में मदद करेगी। ठीक है, अब ये क्या क्या बोल दिए सर, ऐसा लगा होगा ना। तो देखो इसमें होगा क्या, यहाँ सारी चीजें अपनी जगह है। 1 अगस्त 2025 को विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल द्वारा इस बैठक में पार्टिसिपेट किया गया था। अब इसमें कारण यह है कि नेपाल में चावल सशक्तिकरण को बढ़ाना, चावल उत्पादन को बेहतर करना, जाम्बिया लाओस में डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म बनाना, दक्षिणी देश है देखो नक्शे में, जाम्बिया लाओस। उसके बाद कैरेबियाई देश में जनगणना करना, यहाँ जनगणना ही नहीं हो रहा है। ब्राजील, बारबाडोस, सेंट किट्स, नेविस, सूरीनाम, त्रिनिदाद टबैगो, ये सब जगह पे जनगणना करवाना, ये मुख्य उद्देश्य है। यूएन की एक पहल है जो कि भारत इसमें पार्टिसिपेट करके इस कार्य को संचालित करेगा। और वैश्विक स्तर पर ये है कि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं। ठीक है, चलो। हाल ही में सप्तसुरः 7 राष्ट्र एक राग शीर्षक वाला एक बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव आयोजित कराया गया था। कहाँ कराया गया था? तो नई दिल्ली में बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये क्या काम करता है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित, ये हमारा बंगाल का खाड़ी है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत, ऐसे भारत का निचला भाग, यहाँ पास बांग्लादेश हो गया ये वाले भाग में, और ये हो गया आपका म्यांमार और आपका बाकी राष्ट्र। तो इस क्षेत्र में जितने भी राष्ट्र रहते हैं उनके लिए बनाया गया है आपका बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका काम क्या है? तो इनके सभी सदस्य देशों को आर्थिक और सामाजिक सहयोग देना, आर्थिक और राजनीतिक सपोर्ट देना। अब यहां सवाल एक चीज का आता है, किसका मुख्यालय कहां है? तो बांग्लादेश में है, ढाका में। ठीक है, और इन्होंने ये पहल करी, ये स्टार्ट हुआ, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार स्थित है ना, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नाराज मत हुए करो ना भैया, ए लो ये ऐसे उठाऊंगा और यहां तक ले आऊंगा, ठीक है, ओके। वो डोंट डिस्टर्ब बोलता है, वहीं रहने दो मेरे को बोलता है, ठीक है। अब इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पर बहुत ही शानदार आपका रंगमंच हुआ, मतलब कि आपका रंग गायन हुआ, संगीत हुआ, संगीत महोत्सव हुआ 4 अगस्त 2025 को। ठीक है,
क्षेत्रीय एकता को संगीत के माध्यम से प्रोत्साहन करना, साझी संस्कृति विरासत को मंच देना, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में विविधता में एकता लाना, संदेश देना मुख्य कार्य है। मैंने बताया सामाजिक और आर्थिक सपोर्ट देने का कार्य बिम्स्टेक का है। 6 जून 1997 को ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई है। शुरुआत में 4 सदस्य थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, बाद में जो है 2 से नेपाल और भूटान भी इसमें शामिल हो गए 2004 में। यहाँ पर डेट से रिलेटेड एक तो मेरे को कन्फ्यूजन आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। 4 अगस्त को ये आयोजित हुआ था। कहाँ? तो भारत मंडपम में, नई दिल्ली में। और यहाँ 1 अगस्त मैंने कुछ बताया क्या? नहीं बताया। चलो ठीक है, मैं अपने आप में कुछ कैलकुलेट कर रहा हूँ, भगवान जाने क्या चल रहा है दिमाग में। तो ठीक है, चलो। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैबेटिकल लीव योजना शुरू करने का देश का पहला राज्य का गौरव प्राप्त हो गया है? सिक्किम जानते हो, पूर्वोत्तर राज्यों में से एक सिक्किम राज्य। अब ये सैबेटिकल लीव स्कीम है क्या? तो ऐसी छुट्टी जिसको आप साल भर में कभी भी ले सकते हो, उसका ड्यूरेशन तय नहीं है, लंबा भी हो सकता है, काफ़ी लंबा भी हो सकता है और काफ़ी लंबा भी हो सकता है। ऐसी छुट्टी सरकारी कर्मचारी और कुछ नियमित कर्मचारी जो है, अस्थायी कर्मचारी जो है, इसको अपना सकते हैं, जिसमें जो संस्था रहेगी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, अर्ध सरकारी हो, वो 50% सैलरी जो है वो क्या करेगी? देगी उस व्यक्ति को जो सैबेटिकल लीव में गया है। इतना ही समझ में आ गया होगा। 6 महीने की सेवा के बाद पात्र होगा, 6 महीना काम करना जरूरी है अस्थायी कर्मचारियों के लिए। नियमित कर्मचारियों के लिए 5 साल निरंतर कार्य करना जरूरी है। 50% मूल वेतन मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया। सेवा लगातार बने रहने का लाभ मिलेगा। लेकिन सरकार चाहे तो 1 महीने में नोटिस भेजकर बुला सकती है, हो गया भैया, टाटा बाय बाय, चलो अब चुपचाप काम करो, है ना? ऐसा भी हो सकता है। तो एकदम से खुश नहीं होना है कि हमारा छत्तीसगढ़ क्यों नहीं इसको अपना रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ भी अपना ले तो कितना अच्छा होगा। भैया, सबकी अपनी अपनी एक लिमिट है। स्टार्ट इसे किया गया था 2023 में, लेकिन लागू अब हुआ है। ठीक है, चलो। ओवल में आयोजित 5वें टेस्ट मैच में आखिरी दिन भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर मैच जीत लिया है और श्रृंखला 2-2 से बराबर हो गई है? एक तो ड्रॉ हो गया था ना, ठीक है, तो इंग्लैंड को हराया है ओवल में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी मोहम्मद सिराज के। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड देख लें। 5 विकेट गिराए मोहम्मद सिराज ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लिए, ठीक है, और 374 रनों का लक्ष्य रखा था, उसको नहीं बनाने दिया। 2-2 टेस्ट से मैच जो है वो बराबर हो गया है। साथ ही साथ जो रिकॉर्ड्स बने हैं वो सराहनीय है, जिसको मैं एक एक करके लाते जाऊंगा। जैसे कि जो रूट ने अब तक का सबसे ज़्यादा स्कोर जो है बना लिया है, जो कि सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज़्यादा रन है। शुभमन गिल ऐसे कप्तान बन गए हैं जो अभी तक के इंग्लैंड दौरे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हो चुके हैं। तो मेरे प्रिय साथी, व्यापम की प्रकृति आपने देखी होगी। क्रिकेट से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछ दिया था अभी हाल फिलहाल में आबकारी आरक्षक के एग्जाम में। तो आप जो है इससे चुके ना, मैं सारे अपडेट आपको देते रहूँगा, ठीक है। चलिए, बाकी तो आप इस मैच का लुत्फ उठा ही चुके होंगे, ठीक है। चलिए आज देखते हैं। हाल ही में 1 अगस्त 2025 को रक्षा खेल नियंत्रक, अब रिवीजन करते हैं। रक्षा लेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? राजकुमार अरोड़ा ने। शाहरुख खान को मिला है विक्रम मैसी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार। पंजाब में चालू हो जाएगा वापस पारंपरिक विरासती खेल, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। साबरमती नदी गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी हो चुकी है, इसको आधिकारिक रूप से बता दिया गया है। डॉक्टर ए राजराजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के नए निदेशक नियुक्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? चलो आंसर दो इसका। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? मैं तो इसको आपको बताया ही नहीं हूं, लेकिन बताऊंगा। इस प्रश्न का आंसर देते समय देख लो कितने सारे एग्जाम में कितनी विविधताएं हैं इसमें, इसका प्रश्न पूछा गया है। तो हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।